जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो हाल ही दिनों में आपका एग्जाम है, तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंदर में फीडबैक जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन B1। विटामिन B1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 जल में घुलनशील विटामिन है। इसका मुख्य कार्य तंत्रिका तंत्र और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को नियंत्रित करना है। इसकी कमी से जो रोग होता है वह बेरी बेरी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। एग्जाम में पूछता है यह प्रश्न। बेरी बेरी में जिसमें थकान, कमजोरी, तंत्रिका क्षति और हृदय संबंधी समस्याएं होती हैं। अन्य विकल्पों की बात करें तो विटामिन B3 इसका जो नाम है रासायनिक वह नियासिन कहलाता है। कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन B12 इसे कोबालामिन के नाम से जानते हैं। इसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया नामक रोग होता है। विटामिन B2 इसे राइबोफ्लेविन बोलते हैं। राइबोफ्लेविन कहलाता है। इसकी कमी से चिलोसिस या फटे ओठ की समस्या होती है। यहाँ विटामिन की बात होती है। विटामिन को एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B9 जिसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। विटामिन C बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। इसकी कमी से एस्कर्बिन नामक रोग होता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन D इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। विटामिन टोकोफेरॉल रासायनिक नाम है। विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन जो दिया ऑप्शन सी दिया इंसुलिन रक्तचाप का नियंत्रण, यह गलत हो जाएगा। इंसुलिन का कार्य रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित करता है, ना कि रक्तचाप का। यह अग्नाशय की लैंगरहिंस की दीपिकाओं से स्रावित होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, पौधों में पाया जाने वाला हरा वर्णक जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर ऊर्जा उत्पन्न करता है। हीमोग्लोबिन अन्य का परिवहन, रक्त में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन जो ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर तक पहुंचाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि दिया है मास्टर ग्रंथि, तो यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कारण अवतल दर्पण किरणों को समांतर किरण पुंज के रूप में दूर तक भेजता है। जब बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो निकलने वाली किरणें दूर तक सीधी जाती हैं और सड़कों को अच्छी रोशनी मिलती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जो लोग डिफोकसी लेंस लगाते हैं उनमें कौन सा दोष पाया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जरा दृष्टि दोष उसे कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष एक उम्र संबंधी दृष्टि दोष है जो आमतौर पर 40 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में होता है। इस स्थिति में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती क्योंकि नेत्र लेंस की लोच कम हो जाती है। इस दोष को ठीक करने के लिए डिफोकसी लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका ऊपरी भाग दूर की दृष्टि सुधारता है और निचला भाग निकट दृष्टि सुधारता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सामान्य गेहूं का वनस्पति नाम क्या है। आपसे पूछा है कि सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ट्रिटिकम स्टीवम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम स्टीवम है। यह विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली गेहूं की प्रजाति है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ब्रेसिका कैंपेसिस्ट जो दिया है, तो ब्रेसिका कैंपेसिस्ट जो है यह सरसों का वनस्पति नाम है। जियामेज या मक्का का वनस्पतिक नाम है और हिबिकस रोसिनेसिस जो है या गुड़हल का वनस्पति नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभी कल भी के सेट में हम लोग ये क्वेश्चन देखे थे। बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
एंटासिड वह यौगिक हैं जो पेट में बनने वाले अधिक अम्ल को निष्क्रिय करके अम्लता से राहत देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल टॉयस को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, या एक प्रसिद्ध एंटासिड है। बाकी विकल्पों की बात करें, सोडियम क्लोराइड या सामान्य नमक है, एंटासिड नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड या चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा चूना है। इसका प्रयोग भवन निर्माण व सफेदी में होता है, एंटासिड में नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य की आंख की रेटिना पर कौन से सेल्स पाए जाते हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंख की रेटिना पर कौन से सेल्स पाए जाते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉड और कोन्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। रेटिना आंख का सबसे भीतरी प्रकाश संवेदनशील भाग है। इसमें दो प्रकार के प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन से, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स जो है या मंद प्रकाश और रात्रि दृष्टि के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और कोन्स जो है तेज प्रकाश और रंग पहचानने के लिए मदद करता है। इन दोनों कोशिकाओं से उत्पन्न संकेत ऑप्टिक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं, जिससे हम देख पाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है। आपसे पूछा है किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओ रक्त समूह के लोगों के लाल रक्त कणिकाओं पर कोई भी एंटीजन यानी कि ए या बी नहीं होता, इसलिए ओ समूह का रक्त किसी भी अन्य समूह जैसे ए बी या ओ को चढ़ाया जा सकता है, जिसे यह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। विशेष रूप से ओ निगेटिव रक्त समूह को वास्तविक सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, क्योंकि इसमें RH फैक्टर भी नहीं होता। सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो सर्वग्राही ब्लड ग्रुप जो है ए बी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा यदि मानव शरीर में ADH का स्त्राव कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा। आपसे पूछा कि यदि मानव शरीर में ADH यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स का स्त्राव कम हो जाए तो क्या प्रभाव होगा, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पेशाब की मात्रा बढ़ेगी। ADH जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से स्त्रावित होता है। इसका मुख्य कार्य है गुर्दों में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना, शरीर में जल संतुलन और रक्तचाप को नियंत्रित करना। यदि ADH का स्त्राव कम हो जाए तो गुर्दे पर्याप्त जल अवशोषित नहीं कर पाते, जिससे पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा यदि किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभावित होगा। आपसे पूछा कि यदि किसी व्यक्ति की पाचन क्रिया में ट्रिप्सिन एंजाइम निष्क्रिय हो जाए तो क्या प्रभावित होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है या अग्नाशय से ट्रिप्सोनोजन के रूप में निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होती है, जो आंत रस में एंट्रोकिनेस की क्रिया से सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। इसका कार्य प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स और अमीनो अम्लों में तोड़ना। अन्य विकल्पों की बात तो वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन एमाइलेज एंजाइम द्वारा किया जाता है, जल अवशोषण यह कार्य बड़ी आंत करती है, एंजाइम से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस गैस का उपयोग वायुयान के इंजन में ईंधन के रूप में किया जाता है। आपसे पूछा है किस गैस का उपयोग वायुयान के इंजन में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस एक उच्च ऊर्जा घनत्व वाली गैस है जो जलने पर अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करती है और केवल जलवाष्प उत्सर्जित करती है, इसलिए इसे वायुयान और रॉकेट इंजनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाकी बात करें हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन की खोज जो की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हाइड्रोजन को नाम दिया लावुजिए ने दिया था। हाइड्रोजन का प्रतीक है वह H है और इसका जो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है जो है 1 है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय से स्रावित नहीं होता, यह आपसे पूछा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो
अग्नाशय से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं वो इंसुलिन है, ग्लूकागान है और सोमोटोस्टेटिन है। या भी तीनों जो है यह सभी अग्नाशय से स्रावित होते हैं, पर वैसोप्रेसिन जो दिया हुआ यह अग्नाशय से स्रावित नहीं होता। अग्नाशय की लैंगरहेंस की दीपिकाएं 3 प्रमुख हार्मोन स्रावित करती हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा घटाता है, ग्लूकागान रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाता है और सोमोटोस्टेटिन की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागान दोनों के स्राव को नियंत्रित करता है। जबकि वैसोप्रेसिन अग्नाशय से नहीं बल्कि हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसका कार्य जल संतुलन और मूत्र नियंत्रण करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक आकार का और आभासी होता है। किसी व्यक्ति को अपना पूरा शरीर देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई उसकी कुल ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति की आंख से निकलने वाली किरणें ऊपरी और निचले बिंदुओं से परावर्तित होकर वापस आती हैं। प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी दर्पण से समान होती है। उदाहरण के तौर पर यदि व्यक्ति की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो उसे 90 सेंटीमीटर ऊंचा दर्पण चाहिए अपने पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मनुष्य की आंखें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य की आंखें जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रेटिना पर। रेटिना आंख के अंदर की परत होती है जहां प्रकाश की किरणें एकत्रित होकर छवि बनाती हैं। रेटिना में फोटो रिएक्टर सेल्स जैसे कि रोड्स और कोन्स होते हैं जो प्रकाश को सजीव संकेतों में परिवर्तित करते हैं। कॉर्निया, आइरिस और पुतली प्रकाश को प्रवेश देने नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, लेकिन प्रतिबिंब छवि रेटिना पर बनती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। आपसे पूछा है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। यह तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से छोटा होता है या लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है। परिणाम स्वरूप प्रकाश की किरणें रेटिना पर न आकर उसके पीछे फोकस होती हैं। इसका समाधान क्या है, तो इस दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है जो प्रकाश किरणों को अभिसारित और रेटिना पर फोकस करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मायोपिया अथवा निकट दृष्टि दोष को ठीक कैसे किया जा सकता है। आपसे पूछा कि मायोपिया अथवा निकट दृष्टि दोष को ठीक किस प्रकार किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। यह दोष तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से लंबा होता है या नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इसके कारण प्रकाश की किरणें रेटिना पर न गिरकर उससे पहले फोकस हो जाती हैं। इसके समाधान के लिए इसे अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को अपसारित करता है और फोकस को रेटिना पर लाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान समान कितना होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्यता कितना होता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7.4 होता है। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान लगभग 7.35 से 7.4 का 5 के बीच में होता है। इसका औसत मान 7.4 होता है जो इसे हल्का क्षारीय बनाता है। यदि रक्त का पीएच इससे कम या अधिक हो जाए तो यह एसिडोसिस या अल्कोलोसिस जैसी गंभीर स्थितियां को जन्म दे सकता है। अगर पीएच मान 7 है तो तटस्थ होगा, पीएच मान 7 से कम है तो वह जो घोल होगा अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। आपसे पूछा है किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल का।
लेड एसिड बैटरी जैसे वाहन की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है या अम्ल पानी के साथ मिलाकर उपयोग में लाया जाता है और इसे बैटरी एसिड भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाचन तंत्र में पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 उर्वरक और विस्फोटकों में प्रयुक्त होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरके में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे रक्त समूह की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। कार्ल लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। सन 1901 में डॉक्टर कार्ल लैंड स्टीनर ने मानव रक्त में अलग अलग प्रकार के रक्त समूह जैसे AB O की खोज की थी। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उन्होंने यह भी खोजा कि सभी समूहों में एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति भिन्न होती है जो रक्तदान और रक्त संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेंसिलिन की खोज की थी, जेम्स वाट भाप इंजन में सुधार किया था, लुई पास्चर टीकाकरण पॉइस्चराइजेशन सूक्ष्मजीव विज्ञान में योगदान दिया इन्होंने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आपसे किस धातु का प्रयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है। आपसे पूछा है किस धातु का प्रयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइटेनियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम एक हल्की, मजबूत और जंग प्रतिरोधी धातु है। यह जैव अनुकूल होती है, पानी यानी यह शरीर के ऊतकों और हड्डियों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करती, इसलिए इसका उपयोग होता है। घुटनों या कूल्हों के कृत्रिम जोड़, दांतों के इम्प्लांट, हड्डियों में प्लेट और स्क्रू, हृदय में पेस मेकर के हिस्से आदि में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। आपसे पूछा है कि दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या उपयोग में लिया जाता है। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।